गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंडा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस्टर नितिन जरीवाला। नितिन भाई मुझे 2003 से जानते हैं। हमने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज साथ में किया था, वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में वो मेरे साथ शायद नोटबंदी से जुड़े थे। तो आज हमारा जो भी रिलेशन रहा या हमारी जो भी जर्नी रही पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो कैसी रही, आज हम नितिन भाई से जानेंगे। और नितिन भाई के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसका भी आंसर देंगे। और जर्नी के बारे में नितिन भाई हमें कुछ बताएंगे। तो नितिन भाई थोड़ा दर्शक मित्रों को अपने बारे में बताइए। हाय, मैं नितिन जरीवाला, बॉर्न एंड ब्रॉट अप सूरत से हूँ और मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है। और मैं और केयूर ऐसे तो फ्रेंड्स हैं, पर अब फ्रेंड्स से ज़्यादा ऐसा समझ के चलिए कि एक उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का, उस हिसाब से मैं भी उनसे काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं 100% अभी सेटिस्फाइड हूँ उनके सर्विस से। तो वो जो कह रहे हैं, वो जो समझाना चाह रहे हैं, वो सही में ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई इन्वेस्टर को ये ना लगे कि सिर्फ मेरा पैसा है वो सिर्फ इन्वेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर एक परफेक्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटर्न मिल रहे हैं उनको। और दूसरा कि जब भी अपने कभी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने एडवाइज़र के ऊपर डिपेंड ना रहे कि अपने भी उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखे, तो अपने जो एडवाइज़र है उनको भी आप अच्छा लगेगा ये चीज़। मैंने हमेशा देखा है नितिन भाई कि इंडिया में मैं 2007 से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ। तो शुरुआत से जब शुरुआत हुई थी तो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाना ही था, क्योंकि हमारे पास इतना आईटी प्लेटफॉर्म की सुविधा नहीं थी। तो मैंने कहीं से शुरुआत की, लेकिन उस वक्त भी मैंने ये ध्यान में रखा था कि भाई अपने लिए इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि पहले से नेचर ही मेरा ऐसा है कि सामने वाले का अच्छा करना है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो पहले मुझे देना पड़ेगा, तो देने की भावना से ही काम करता था। कभी भी मैंने पैसे को फोकस में रख के काम किया ही नहीं है। मुझे अपनी एक स्किल डेवलप करनी थी। हमेशा से मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना था। मेरे शुरुआती जर्नी तो आईटी इंडस्ट्री से शुरू किया था, मैंने यान का काम भी किया था। लेकिन मुझे बाद में लगा कि मुझे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करना है, मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट भी ऐसी थी। मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, स्टडी करते गया, अभ्यास करते गया, मतलब पहले से यही था कि भाई रीडिंग सबसे पहले होना चाहिए। हम लोग ने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज भी किया था। उस टाइम पे हम टेक्सटाइल में बहुत एडवांस थे, मतलब उस टाइम पे शायद वीविंग की लाइन में लोग बहुत पीछे थे या बहुत लिमिटेड आइटम बना रहे थे। तब भी हमें लगा था कि यार ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज तो सबको करना चाहिए, जो उस फील्ड में आना चाहिए। उसी वे में फाइनेंस इंडस्ट्री में भी मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड में उस टाइम पे क्या था कि सिलेक्टिव 30-40 फंड थे, तो उसमें से आप 4-5-10 फंड सिलेक्ट करके उसमें लॉन्ग टर्म करो, भूल जाओ, चलता था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री वास्ट होती गई, वैसे वैसे अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी हो गया, नए मशीनरीज लाने ज़रूरी हो गए। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी जब इंडस्ट्री बड़ी हुई तो फंड की आज की डेट में इंडिया में 700 से 800 फंड है। तो 800 फंड में से आपको 20-25 फंड अच्छे से निकालना बहुत टीडियस जॉब है। ये वही बंदा निकाल सकता है जिसने फंड मैनेजमेंट की ऑनेस्ट वे में प्रैक्टिस की हो। अगर आपका एडवाइजर ने ऑनेस्टी से प्रैक्टिस नहीं की है तो वो उसे वे कभी मिल ही नहीं पाएगा। और नितिन भाई ने मेरे साथ प्रोफेशनली हम लोग जुड़े नोटबंदी के बाद। उन्होंने SIP स्टार्ट की थी। मैंने नितिन को बोला था कि मेरा अभ्यास जब कंप्लीट होगा मैं सामने से आऊँगा। तो उसी वे में मैंने फिर नोटबंदी पे मुझे लगा कि हम कम्प्लीटली रेडी हो गए हैं परफॉर्मेंस लाने के लिए, तब मैं उनके पास गया। तब तक नितिन भाई शायद बहुत पुराने इन्वेस्टर है, शायद मैंने काम शुरू किया था उससे पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। तो वहाँ से हमारी जर्नी क्या रही नितिन भाई, थोड़ा दर्शक मित्रों को बताइए। मैं तकरीबन म्यूचुअल फंड में 2000 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। केयूर भाई से तो बहुत बाद में शुरू हुआ, पर म्यूचुअल फंड का मेरा जो हिस्ट्री है, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि जब भी कोई इंडस्ट्री नई आती है ना,
तो उसमें ग्रोथ की एक गारंटी रहती है। जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में आई तब से 10 साल तो ये समझ के चलिए कि ये था कि आप कोई भी फंड ले लीजिए रिटर्न मिल जाएगा आपको, ये तय था कि कुछ भी लीजिए रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट की वैल्यू ना के बराबर थी। शायद समझ लीजिए कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था सेंसेक्स 5000 था, 5000 से सेंसेक्स 21,000 पहुंचा, तब तक तो ऐसा समझ लीजिए घोड़ा गधा सब कुछ एक ही स्पीड से दौड़ रहा था। पर जब 21,000 से मार्केट करेक्ट होके सीधा 8,000 पे आ गया तब वो डिफरेंस मालूम पड़ा घोड़ा गधा क्या है। उस टाइम पे मैं जिससे इन्वेस्टमेंट करवा रहा था या फिर मेरे भी जो कुछ फ्रेंड्स थे जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी डरे हुए थे कि ये क्या हो गया अचानक। तब से माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि कैसे करें कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए, ये नहीं आएंगे ऐसा ज़रूरी तो है नहीं, प्रॉब्लम्स तो आएंगे इस टाइप के, शायद इंटरनल हो या इंटरनेशनल हो, पर उसका सॉल्यूशन क्या था हम ढूंढ रहे थे। पर आज क्या है, एक आदमी बिजनेस करने के चक्कर में अपना सारा फोकस वो सेल्स पे लगा देता है। इन्वेस्टर का क्या होने वाला है मालूम नहीं है। 100 में से 90% लोगों को मार्केट 21 से 8,000 पे आ गया तो सबको ही लॉस लगा। आज मुझे मेरे 2 फ्रेंड्स मिल रहे हैं तो वो भी मुझे वही कहानी सुना रहे और वो मेरी भी कहानी वही थी। तो ऐसा समझ के चलिए कि सब कुल मिला के रोना वही रो रहे थे, पर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था, या फिर सॉल्यूशन कोई ढूंढना नहीं चाहता था, या फिर वो लोग माइंड ऐसा सेट करके चले ये तो ऐसे ही चलता होगा। मुझे मालूम है कि 8,000 पे आने के बाद वापस मैंने री इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। ऐसा समझ के चले कि मेरा पोर्टफोलियो 100% से 40% पे आ गया था। शायद मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे उस टाइम पे तो 40,000 हो गए थे। पर मैंने फिर उसको करेक्ट वे में मेरे लिहाज से, मतलब ऐसा समझ के इन्वेस्टर जो मेरा एडवाइज़र था उसके लिए उस पर मैंने फोकस नहीं किया, मुझे कैसे स्ट्रेटेजी बनानी उस स्ट्रेटेजी पे मैंने काम करना शुरू किया, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। फिर ऐसा समझ के चलिए कि 30,000 का सेंसेक्स हुआ, तब वही फियर वापस स्टार्ट हुआ कि वापस मार्केट करेक्ट हो गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो वही के वही, तो हम कुल मिला के 4-5 साल में तो वापस जहाँ से शुरू किए थे वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या। फिर केयूर मिला, केयूर ने समझाया कि मैं इस हिसाब से काम करना चाहता हूँ। फिर केयूर देखिए, कोई भी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट, कोई रातों रात ट्रस्ट नहीं आ जाने वाला कि आज उन्होंने बोला और हो गया। कोई भी इंडस्ट्री है, आप 4-5 साल जब तक दोगे नहीं किसी को तब तक वो क्या कर रहा है मालूम नहीं पड़ा। 6 महीने में ये नहीं मालूम पड़ने वाला कि केयूर पर्सन 4% रिटर्न लाने वाले या 24% लाने वाले। वो 5 साल का टाइम दिया और वो 5 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो वे में काम कर रहे हैं वो वे करेक्ट है। तो मैं दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगा कि नितिन भाई ने के साथ जब मैंने काम शुरू किया था, मैं अपनी चीज़ों को लिए कॉन्फिडेंट था कि भाई नितिन, मेरा तो प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन नितिन को शायद वो ट्रस्ट हम पे बिल्ड नहीं हो पा रहा था। मैंने बोला मैं श्योर हूँ नितिन, एज अ फ्रेंड मैं बोल रहा हूँ कि मैं श्योर हूँ कि यही चीज़ जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में प्रैक्टिस की है इतने साल, वो अप्लाई करने से ही रिटर्न आगे आने वाला है। लेकिन नितिन ने बोला भाई ऐसे नहीं, मैं कम से कम 5 साल लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं अपना काम अपनी तरफ से कर रहा हूँ। 4 साल 5 साल बाद जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई मैं जो बोल रहा था वो सही था, तब आप लंबा इन्वेस्टमेंट मेरे साथ करना। तो नितिन ने क्या किया कि भाई हर 6-6 महीने पे वो अपने एडवाइज़र के साथ ट्रैक करते गए। साल भर बाद ट्रैक किया, 2 साल में ट्रैक किया। मैंने उनको बोला था देखो कम से कम 4 से 5 साल लोगे ना तभी ये फ़र्क समझ में आएगा। अब उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने कुछ 4-5 फंड लिए थे, उसमें SIP करके भूल गए थे। जनरली मार्केट में यही प्रैक्टिस चलती है कि आपको SIP दिला दी और एक लॉन्ग टर्म का प्रॉमिस करके छोड़ दिया। लेकिन मैं उस टाइम पे उनके पोर्टफोलियो में फाउंडेशन बना रहा था कि भाई ऐसी ऐसी जगह पे चीज़ें लेके रख दो कि वो अपने पूरे पोर्टफोलियो का बेस बन जाए। मान लो कि ये पोर्टफोलियो नहीं बना रहे, हम लोग एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो बिल्डिंग खड़ी करने में आप पहले दिन से बोले SIP चालू करके भूल जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, आपने बिना फाउंडेशन बनाए उसमें ईंट लगा दी, सीमेंट डाल दी, समझ रहे हो। तो मैं 3 साल तक बोला नितिन को कि मैं 3 साल लगाऊंगा
इसको कंस्ट्रक्टिव वे में उसका फाउंडेशन इतना मजबूत करूं कि चौथे साल से फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर उसके बाद सिर्फ माले खींचने कितने, अब फाउंडेशन आपने कितना स्ट्रांग बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी बिल्डिंग कितनी ऊंची और कितनी मजबूत बनेगी। तो जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए नितिन भी वो ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता गया कि भाई एक सीधा सिंपल सिर्फ SIP करके भूल जाने में रिटर्न अच्छा आता है या मैनेजमेंट करके अच्छा फाउंडेशन बना के आगे बढ़ने में रिटर्न ज़्यादा आता है। तो पहले 3 साल क्या हुआ कि पहले 3 साल तो मेरा रिटर्न 1-2% पीछे ही रहा था क्योंकि उस वक्त मैं फाउंडेशन बना रहा था। लेकिन जब चौथे 5वें साल मार्केट जब क्रैश हुआ, जब ये कोरोना के टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ, उस टाइम पे उस फाउंडेशन ने बहुत हेल्प की और उस टाइम पे हमने बहुत फटाफट बहुत सारे माले बना लिए। और आज की डेट में उनके एडवाइजर और मेरे बीच में CAGR टर्म में डिफरेंस 8% का हो गया। मतलब 5 साल में अगर 8% का डिफरेंस, तो 8% का CAGR मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न टर्म में 50 to 60% के बीच में, समझ रहे हो? 8% का CAGR मतलब 60% का डिफरेंस सिर्फ 5 साल में। मैंने बोला कि अगर आप एक आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर आप 1 करोड़ का आज इन्वेस्टमेंट करते हो, PPF का मान लो कि आने वाले 30 साल तक इंटरेस्ट रेट 8% रहता है, तो वो आपको देगा 10 करोड़। 16% के CAGR से आप ग्रो करते हो तो 1 करोड़ की वैल्यू होगी 100 करोड़, और 24% के CAGR से आप ग्रो करते हो तो आपकी 1 करोड़ की वैल्यू होगी 1000 करोड़। तो ये आपको डिफरेंस लगेगा कि खाली 8% ही ज़्यादा है ना रिटर्न, 8% रिटर्न ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग रन में डिफरेंस बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ का 30वें साल 10 करोड़ बनाया है, मतलब आपने 1 रुपये का ग्रोथ नहीं किया है, क्योंकि 30 साल बाद उस 10 करोड़ की वैल्यू आज के 1 करोड़ की जितनी होगी। तो आपने मिनिमम 100 करोड़ नहीं कमाया है ना, तो समझ लेना कि आपने कोई वेल्थ क्रिएट नहीं की है। अगर क्योंकि अभी अब आपको लग रहा होगा कि भाई आगे फ्यूचर में बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बनने वाला है, तो मुझे हमेशा से वो 1% में आना था कि भाई जो एक्सट्रीम कमाने वाले लोग हैं, राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफे, तो अगर वो पहुंचे हैं तो मार्केट की गलती नहीं है, उन्होंने कुछ सीखा है तभी जाके वो वहाँ पहुंचे हैं। तो उस वे में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 2008 से। उस टाइम पे कोई फंड मैनेजमेंट का सोच भी नहीं रहता। फिनेंशियल प्लानिंग भी जब मैंने किया तो काफ़ी लोग मुझे सिर्फ डिग्री दिलाने के चक्कर में थे कि आप आओ हमारे यहाँ कोर्स करो, सीधा आपको डिग्री मिल जाएगा। मैं बोला नहीं, इस चीज़ के अंदर जो लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ये पूरा जो कोर्स था वो US UK स्टाइल पे चल रहा था और हमारे इंडिया में उस चीज़ की कोई कदर ही नहीं थी। समझ के फिनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, क्यों करवाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है बजटिंग, ये सारी चीज़ें। और मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने ये सोचा कि भाई मैं तो US में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ या लंदन में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं इंडिया की साइकोलॉजी से आगे बढ़ूँ। किसी को आना है आए, ना आना है ना आए, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो उस वक्त हुआ क्या कि 2008 में जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ ज्वाइन किया, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास ना उतने पैसे थे, ना मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने हिसाब से मुझे चलाना चाहते थे। 1 साल उनकी मीटिंगों में गया तो वहाँ सिर्फ सेल्स की मीटिंग था। उनका एक ही फोकस था कि लोगों तक पहुँचाया कैसे जाए, बस लोगों से डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। उनका ये कंसर्न कभी नहीं रहा था कि लोगों को रिटर्न कैसे दिलाया जाए। तो मैं 1 साल तक मीटिंग में गया, मैं सोचा यार मैं ये करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, तो मैंने उनकी मीटिंगों में ही जाना बंद कर दिया। तो लोगों ने ये सोचा, लोग मेरे बारे में ये बोल रहे थे, नितिन कि आप तो उसकी मीटिंग में जाते नहीं हो तो कैसे चलेगा। तो मैंने बोला मुझे जाना ही नहीं, वहाँ मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो जाके क्या मतलब। तो मैंने अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो पे काम किया। 2008-9 तक मेरे पास जितने भी इन्वेस्टर आए थे रिलायंस लाइफ में, उतने ही इन्वेस्टर पे मैंने फोकस रखा कि भाई मुझे पहले गेम सीखनी है। गेम सीख लूँगा ना तो कोई 100 करोड़ भी देगा तो मेरा पेट का पानी नहीं हिलेगा। अब मेरे पास हमने देखा इतने सालों में कि किस इन्वेस्टरों को रिटर्न मिलता है और किन को नहीं मिलता है। तो वे जो नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, अगर आप किसी चीज़ में जा रहे हो, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, तो जहाँ जा रहे हो वहाँ पॉजिटिव अप्रोच तो रखो। जाने के बाद नेगेटिव अप्रोच रख के कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। फिर पेशेंस रखने वाला आदमी चाहिए। आदमी में पेशेंस नहीं होगा, ये ऐसा थोड़ी है कि 8 डाला ने साल भर बाद आ गए। ऐसे लोग कमाते ही नहीं है। जो पिछले 2 साल में ट्रेडिंग में आए हैं जितने लोग, वो उनका प्रॉफिट सिर्फ पेपर पे रह जाने वाला है। एक झटका ऐसा आएगा मार्केट में कि सारा प्रॉफिट धरा का धरा रह जाएगा।
और थोड़ा अवेयर हो जाइए। जैसे कि मैंने बताया कि कंपेयर करिए। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो देखते ही नहीं है, हमें देखने की क्या ज़रूरत है। आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में वो ज़रूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में यंग जनरेशन 70% है, तो उनमें कंपटीशन बहुत होने वाली है। मैं तो बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी, ज़्यादातर मैंने देखा है सूरत में कि सारा कंट्रोल फादर अपने हाथ में रखते हैं, बच्चों को कंट्रोल नहीं देते। लेकिन आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए उसको थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए डिसीजन लेने की। अपने बिजनेस में भी आप उसको, चलो जैसे मैं जब स्विमिंग सीख रहा था, मेरे मामा के साथ मैं जाता था स्विमिंग में, तो मेरे मामा हमेशा बोलते थे कि भाई हाथ पैर मार। मैं बहुत डरता था कि मैं सलिया पकड़ के पैर मारता, लेकिन छोड़ता नहीं था कभी, या पैर लटका के हाथ मारता लेकिन छोड़ता नहीं था कभी। मामा बोले कि अब मेरे मामा डुमस के, तो वो लोग तो पैदाइशी तरवई है, तो बोलता साला तू तैरता ही नहीं है। तो एक दिन क्या किया, सीधा उठा के 20 फुट के पानी में डाल दिया, जा हाथ पैर मार। तो मेरी मजबूरी बन गई कि हाथ पैर मारो। तो उस दिन से मेरा फियर अंदर से निकल गया। तो थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए। अगर जब जैसे लगा कि मैं डूबने जा रहा हूँ, तो मामा आके वापस बचा लेते थे, समझ रहे हो। तो उस वे में उन्होंने मुझे सिखाया। तो आप भी अपने बच्चों को अपने बिजनेस में भी थोड़ा छूट दीजिए, डिसीजन मेकिंग पावर दीजिए। 100% में से 10% में तो आप दे ही सकते हो, तभी जाके तो वो सीखेंगे। तो क्योंकि मेरा तो एक ही वो था कि 17 साल की उम्र से मेरे फैमिली की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी मैंने खुद ही ली थी। तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, मुझे तो अपने डिसीजन खुद ही लेने थे, मुझे अपनी लाइफ खुद ही आगे बढ़ानी थी। आज जो भी जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली, तो वो अभ्यास करके, स्टडी करके, उसमें मेरे काफ़ी दोस्तों की मेरी हेल्प रही, मेरे जितने भी दोस्त थे। लेकिन मैंने हमेशा ये रहा था, एक बेसिक नेचर था कि एथिक्स को कभी नहीं छोड़ना। तो इस वे में मैं काम करता हूँ म्यूचुअल फंड में भी। नितिन भाई को एक मैं बताना चाहता हूँ कि एक किस्सा शेयर करें कि जब ये डिफरेंस हमने देखा था, तब मैंने फिर नितिन भाई ने अपने एडवाइज़र को बोला कि भाई तू कोई चीज़ ध्यान नहीं दे रहा है, ये सारा पोर्टफोलियो हमें इस तरफ शिफ्ट करना है, एनओसी दे दो। तो वो एनओसी देने से मना कर रहे थे। तो उनके क्या ऑब्लिगेशंस आए थे, नितिन भाई से क्या बात हुई थी, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि वो पूरा किस्सा नितिन भाई खुद बताए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मेरे पुराने जो एडवाइज़र थे, उनसे लगातार ये चीज़ों की बातें होती रहती थी कि आप थोड़ा सा भी पोर्टफोलियो देख नहीं रहे, आपने जो इन्वेस्टमेंट की एक सिस्टम बना दी है, वो सिस्टम आप चला रहे हैं पर उसे कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, या फिर उसे कोई देख नहीं रहा है उसमें क्या हो रहा है, किसमें कितना प्रॉफिट है। उन्होंने 10 फंड दे दी और वो 10 फंड में शायद 4 परफॉर्म कर रहे हैं, 6 परफॉर्म नहीं कर रहे, 2 में लॉस है, वॉटएवर कुछ भी था। पर उन्होंने ऐसा बोला कि भाई हम कर रहे हैं। उस बात को भी एक समय निकल गया, मतलब 2 साल 3 साल, और ये सारा प्रॉब्लम अब अपने कब ये सब सोचते हैं। ये सब जब मार्केट करेक्ट होता है, मार्केट बढ़ रहा होता है, तब अपने ये सब देखने नहीं जाते। जब भी मार्केट करेक्ट होता है ना, अपना पैसा जब प्रॉफिट से लॉस में दिखता है ना, तभी हम देखने जाते हैं। पर सही मायनों में सिस्टम वो है कि जब मार्केट बढ़े तब आपका पैसा कितना ग्रोथ कर रहा है, उसके ऊपर फोकस पहले रहना चाहिए। दूसरा कि आज कोई भी एडवाइज़र है, ठीक है, कुछ बड़े एडवाइज़र हो सकते हैं, कुछ छोटे एडवाइज़र हो सकते हैं, पर कोई भी एडवाइज़र है, अगर क्लाइंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो 100% अपना इन्वेस्टमेंट है वो किसी और को हैंड ओवर कर सकता है। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इन्वेस्टर की सुनने में नहीं आती, यहाँ एडवाइज़र की सुनने में आती है। मतलब एडवाइज़र जो बोले वही सही। एडवाइज़र ने वहाँ जाके बोल दिया कि नहीं, इनको एनओसी ऐसे नहीं मिलेगी, या फिर वो अपने लिहाज से बोल देते कि ये एडवाइज़र सही नहीं है, ये कैसे एडवाइज़र को आप ले आए। मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, ये कंपनी डिसाइड करेगी या जिसका पैसा लग रहा है वो डिसाइड करेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरा पैसा मुझे लेने जाने में ऐसा समझिए 6 महीने की दिक्कत आई कि 6 महीने तक हम वो एक छोटे से एक पेपर के साइन के लिए इतने घूमे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे आखिर में यही वर्ड यूज़ करने, ये आखिर में ये पैसा है किसका, मेरा है, उस एडवाइज़र का है, या आपकी कंपनी का वो पैसा है, किसका है जो मुझे लेने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। मेन चीज़ क्या है नितिन, के
यहाँ प्रैक्टिस है ना, सिर्फ एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर अपना कॉर्पस बनाने में लग गए हैं, ना कि इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन करने में। तो जनरल प्रैक्टिस ये है कि इस एडवाइजर के पास 200 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो वहाँ इन्वेस्ट करिए, इस डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत बड़ा तामझाम क्रिएट कराया है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मैं शेयर में ऐसा थोड़ी है कि TCS का मार्केट कैप बड़ा है इसीलिए मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए इन्वेस्ट नहीं। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, इसलिए मेरा CAGR आज, मेरा पर्सनल CAGR बोलो तो 34% के CAGR से मैं ग्रो कर रहा हूँ। मैंने उस लेवल पे प्रैक्टिस की है। और मैं सिर्फ नंबर 1 इसलिए नहीं हूँ कि रिटर्न ज़्यादा है, नंबर 1 इसलिए हूँ कि वो 40% कैश के साथ इतना रिटर्न है कि कल उठ के मार्केट क्रैश भी होगा ना तो पोर्टफोलियो टूटेगा नहीं आपका। क्योंकि मैंने 30,000 के भाव में तो सबको गोल्ड फंड दिलाए हैं, आपके पोर्टफोलियो में होंगे भी नहीं क्योंकि उसमें कमीशन नहीं मिलता। और आप जो कमीशन ब्रोकर के साथ काम करते हो वो वही फंडों में इन्वेस्टमेंट आपका कराते हैं जिसमें उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है। ज़्यादातर मेरे इन्वेस्टर मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ दिखते नहीं हो, घूमते रहते हो। मैं बोला मेरा काम इतना परफेक्शन के साथ मैंने कर दिया है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर या जो आर्किटेक्ट, जो मैंने देखा है बिल्डिंग लाइन में काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो 10 साइट चल रही होती है ना, 1 घंटे इधर खड़ा रहता है, 1 घंटा उधर खड़ा है। लेकिन जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसको काम पता है, लाइन डोरी पता है, वो लाइन डोरी देके निकल जाता है, फिर आराम से बैठता है। तो जो पूरा दिन खड़ा रहता है ना, उससे ये मत सोचिए कि वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। जो सही में अच्छा होगा, उसको अपना काम पता होगा, वो सिर्फ लाइन डोरी देके निकल जाएगा। आपको लगेगा कि ये क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने हर चीज़ टाइम टू टाइम पे कर दी है। आज की डेट में 18,600 पे भी मेरे पास इन्वेस्टर आए हैं। मैंने उनको बोला था कि अभी 20% इक्विटी में डालो, करेक्शन आएगा, मैं राइट टाइम पे एलोकेट करा दूंगा आपके इक्विटी में, फिर मैं भी टेंशन फ्री, आप भी टेंशन फ्री, रिटर्न जो लाने का पर्पस है वो भी हमारा फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि आने वाले 25, 30, 40 साल तक वो कंसिस्टेंसी से देना भी तो है रिटर्न। काफ़ी इन्वेस्टर ने क्वेश्चन ये था मुझ पर कि आप जब तक हो तब तक तो आएगा, आपके बाद क्या। तो मैं उतना एडवांस सोच रहा हूँ कि मैं अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ कि शायद कल मैं ना भी रहूँ ना तो भी मेरे इन्वेस्टर को उतना ही रिटर्न मिलेगा जो मैंने कमिट किया है। तब भी वर्ल्ड बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरा एल्गोरिथम सिस्टम में अभी बना रहा हूँ। जितना भी मेरा अभ्यास है कि हर चीज़ कहाँ पे क्या लेना है, उसका पूरा मैं सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ। तो और दूसरा चीज़ ये भी है कॉमन कि लोग ऑफिस देख के काम करते हैं कि आपका ऑफिस कहाँ है। मैंने हमेशा वर्क फ्रॉम होम तो लोग कोरोना के बाद करने लगे, लेकिन मेरा तो पहले से ही मानना था कि ऑफिस रखो, स्टाफ रखो, उस पर क्या है इन्वेस्टर पे ही बर्डन पड़ता है क्योंकि वो स्टाफ का खर्चा निकालो, ऑफिस का रेंट निकालो, वो कहाँ से आता है, आपकी ही NAV से कट होके आता है, समझो। मैं बोला अपने पास इन्वेस्टर कम है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो घर से भी तो ये काम लैपटॉप पे कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, कुछ मशीनरी डालनी है, तो फिर मैं घर पे ही ऑपरेट कर रहा था और उसी वजह से तो मैं आपको ज़्यादा रिटर्न भी दे पाया हूँ क्योंकि लिमिटेड कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो पे काम कर रहा था। अब आज की डेट में मेरे पास वो सिस्टम है कि अगर 500 इन्वेस्टर भी आ जाए तो मुझे हर एक के कोड में ID पासवर्ड डाल के ट्रांजेक्शन नहीं करने, मेरे एक ही क्लिक में 500 के 500 में साथ में हो जाएगा ट्रांजेक्शन। जब उस लेवल पे मैं पहुंचा हूं तो मैं नए इन्वेस्टर को इन्वाइट कर रहा हूं कि अब आप आ सकते हो, अब मेरे पास पूरा टाइम भी है, सिस्टम भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिर्फ सेल्स पे अपनी एसेट पे फोकस कर रहा है उससे दूर हट जाइए, जो आपकी एसेट पे फोकस कर रहा है, आपके ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, उसके साथ जुड़िए। मेरे काफ़ी इन्वेस्टरों को मैंने बोला, और मेरा अगर मान लो कि मेरे पास आज सिर्फ 50 फैमिलियों का ही काम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 50 फैमिली मेरे पास है, लेकिन 50 के 50 को मैंने एक हैबिट डाली है कि हमेशा पॉजिटिव रुख अपनाइए। ID पासवर्ड मैंने सबको दे के रखे, 24 घंटे आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। क्योंकि आज तक मैंने जो भी चीज़ें अपने इन्वेस्टर को दी है ना, तो पहले मैंने अपने पोर्टफोलियो में ली है। अगर मैंने डायमंड वुड्स में ऑफिस भी अभी लिया, मैंने सबको बोला था कि मैं ले रहा हूँ, आप सबको आना है। उसी वे में मैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में भी जो मेरे पे 100% ट्रस्ट करके आते हैं, हमारी जो टर्म्स कंडीशन है जो इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए हमने रखी है, उसके साथ जो आता है ना, तो काम करने का मज़ा आता है। आज की डेट में भी मैं तो शौक हूँ नितिन कि पब्लिक ये सोचती है मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं मेरे पास। एज ए डॉक्टर मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करूंगा, आपको उसको आंसर देना है।
ये आप इसलिए नहीं कर पा रहे कि 99% लोग अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपका वो ट्रस्ट बन नहीं पा रहा है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी एथिक्स के साथ ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, और ये लेवल पे मुझे लाना ही है इन्वेस्टर को कि आप ऑफिस पे आए, अपनी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली बताएं। मेरे 50 इन्वेस्टर है, उनका रेफरेंस ले कि उनको पता है कि केयूर भाई का नेचर क्या है, वो क्या क्या काम करते, कैसे काम करते। मेरा 3 ही चीज़ पे हमेशा गोल रहता है कि एक तो अच्छी नीति रखो, अच्छा नॉलेज रखो और अच्छा अनुभव रखो। ये 3 चीज़ ही आपको हमेशा जिताएगी। आपको पर्सनली भी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि चोरी के साथ आदमी 1-2 बार जीत सकता है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ वो लाइफ टाइम जीतता रहेगा। उसको शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन लाइफ टाइम वो जीतता रहेगा। तो नितिन भाई से और कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो एक आध क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन क्लोज कर सकते हैं। सवाल ऐसा कुछ है कि जैसे अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, अपने स्टॉक मार्केट या फिर कोई निफ्टी फ्यूचर की बात करो जैसे, तो इन सारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर जो स्टॉक का अपने इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो जैसे म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हम अपने में भी रख के लॉन्ग टर्म वे में जा सकते हैं इसी के साथ, मतलब जो अपने म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसी के साथ इसको क्लब कर सकते हैं। जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं, ये सिर्फ हमारे माइंड का एक डर है। जैसे मान लो कि हम स्विमिंग पूल के पानी को, उसके फीट को हम रिटर्न के हिसाब से देखते हैं, तो गोल्ड मतलब 3 फीट का पानी, एफडी मतलब 6 फीट डीप पानी, पीपीएफ मतलब 8 फीट, इक्विटी मतलब 16 फीट पानी, निफ्टी फ्यूचर मतलब 20-25 फीट पानी। समझ रहे हो? तो अगर जो 25 फीट में तैर रहा है उसके लिए कोई रिस्क नहीं है उसके अंदर, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता है उसको, इसके लिए तो 6 फीट में भी रिस्क है। समझ रहे हो? तो ये हम लोग हमेशा माइंडसेट बनाते रहे, डायरेक्ट स्टॉक तो भाई रिस्की है, फ्यूचर तो भाई रिस्की है, ये रिस्की है, ये सेफ है। ये सिर्फ हमारे माइंड में ऐसा है कि ये सेफ है और ये रिस्की है। अभी जैसे मैं इक्विटी में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी में नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे इक्विटी ज़्यादा सेफ लगता है, प्रॉपर्टी मुझे रिस्की लगती है, एफडी मुझे और रिस्की लगती है। एफडी मुझे इसलिए रिस्की लगती है, या एलआईसी मुझे इसलिए रिस्की लगता है कि 15-20 साल तक कौन पैसा ब्लॉक करे, और 20 साल के बाद मिलने क्या वाला है, 4%, 5%। तो मेरे लिए तो ज़्यादा रिस्की है ना कि जहाँ मैं 20% कमा रहा हूँ और यहाँ पैसा ब्लॉक करके 4%, तो मुझे वो रिस्की लगता है। तो सब अपना अपना माइंडसेट है कि हमने क्या सीखा है, हमने क्या नहीं सीखा है। अभी जैसे डायमंड बुर्स में मैंने प्रॉपर्टी ली, तो मुझे ये तो पता था कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले थे, लेकिन उसकी डील कैसे करनी थी मुझे नहीं पता है। तो मैंने एक ऐसे इंसान को मीडिएटर में रखा, एक चंद्रेश भाई करके हमारे मित्र है, तो मैं उनके प्रति सरेंडर हो गया कि चंद्रेश भाई को मीटिंग में ले गया, कि चंद्रेश भाई को बोला था, चंद्रेश भाई इस भाव के नीचे हमें कोई भी भाव है ले लेनी है, आप खाली मीटिंग करो, जितना नीचे खिंचवा सकते हो आप खिंचवाओ। तो चंद्रेश भाई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब मैं वहाँ अपनी टांग अड़ाऊँ, कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है वहाँ मैं अपनी टांग क्यों अड़ाऊँगा। मैं पूरा चंद्रेश भाई पे सरेंडर हो गया। पूरी मीटिंग में चंद्रेश भाई ने ही पार्टी के साथ बात की है, हम तो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में वहाँ पे गए थे। अब इक्विटी का काम मैं जानता हूँ, तो चंद्रेश भाई मेरे को सरेंडर हो गए। अब चंद्रेश भाई बोले ये मत करो, वो मत करो, तो मैं क्या बोलूँगा, चंद्रेश भाई काम करो ना, खुद ही कर लो ना। लेकिन वो हम पे सरेंडर हो गए, इतना ट्रस्ट रखा है और वो ट्रस्ट हमने गेन किया है। उन्होंने उसके बाद मुझे 15 लोग नए रेफरेंस थ्रू दिए, 10 से 15 लोग उनके थ्रू मेरे पास आए हैं। अब मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कोई भी लेवल पे आए हो उनको रिटर्न दिलाना है। उन्होंने स्टार्ट किया था जब 2019 में वो आए थे, अक्टूबर नवंबर महीने में। अब मानो 2019 में 12,000 निफ्टी थी और कोरोना 2020 में आया तो मार्केट कहाँ था, 7,800। बॉटम वाले दिन भी उनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव था। जब बॉटम वाला दिन था ना, उन्होंने तो 19 में 4 महीने, कोरोना से 4 महीने पहले ही पैसे दे दिए थे, लेकिन बॉटम वाले दिन भी उनका पोर्टफोलियो मैंने ज़्यादातर नेगेटिव में नहीं जाने दिया था। और उस टाइम पे इतना मान लिया कि आज की डेट में उनका CAGR भी कम से कम 24% है SIP में। बाद में भी SIP कंटिन्यू रखी उन्होंने। उनके बाद उन्होंने हर 2-2 महीने में एक नए इन्वेस्टर दिए। कुछ 10,000 पे आए, कुछ 12 पे आए, कुछ 14 पे आए, कुछ 16 पे आए, कुछ 18 पे आए। लेकिन हर एक लेवल पे आए हुए इन्वेस्टर को मैंने अच्छे से मैनेज करके, अभी लास्ट डीप आया तो 16 और 18,000 में जो लोग आए थे उनको लास्ट डीप में अच्छे से इक्विटी बाई करा के मैंने उनका पोर्टफोलियो भी एक लेवल पे, भाई चलो 10% CAGR पे ले आया।
जबकि होना चाहिए था नेगेटिव। अगर जनरल एडवाइजर होता क्या करता, 100% इक्विटी में डालो, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ, तो आपका पैसा कम से कम 25% टूट गया होता। उसकी जगह हमारा तो मार्केट 18,600 से अभी 17,500 है, लेकिन पोर्टफोलियो 10% के CAGR से बढ़ रहा है, 4% प्रॉफिट प्लस है उसके अंदर। तो यही तो एक फंड मैनेजर की स्किल है, और ये इसलिए आ पा रहा है कि मैं जो सीखा है ना उसको 100% एथिक्स के साथ अप्लाई भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे डेट में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे हेडेक भी मिले, इसलिए मैं राइट काम ही करता हूँ कि भाई अगर डेट में 80% डाला हुआ है तो कम से कम मेरा हेडेक तो नहीं है, मेरा बढ़ रहा है। क्योंकि फंड मैनेजमेंट में यही तो एक चीज़ है कि भाई अगर सबको रिटर्न लाना है तो मुझे, लोग बोलते हैं कि क्यों भाई आप दूर रहते हो, ऑफिस में नहीं बैठते हो, वो दूर रहना भी एक सेक्रीफाइस ही है, समझो। अगर मैं रोज लोगों के फोन उठाने लग जाऊँ ना कि निफ्टी ये जाएगा वो जाएगा, ये बेच दो वो खरीद लो, तो मैं शायद जो अभी रिजल्ट ला पा रहा हूँ ना वो कभी नहीं ला पाऊंगा। और इसलिए मुझे वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, बहुत सारा सेक्रीफाइस है उसके अंदर। मैं कितना दूर रहता हूँ लोगों से, मुझे भी लगता है कि भाई एक सोशल कल्चर में आऊँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आप सोशल नहीं हो लेकिन जो मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं कि भाई मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मजाकिया भी हूँ। जब भी बात करते हैं पॉजिटिव अप्रोच से बात करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी के साथ ही रिटर्न निकलता है और डिस्टेंस मेंटेन करने से ही रिटर्न निकलता है। मेरा ये मानना है कि प्यार बरकरार रखना हो ना तो थोड़ा मिलो थोड़ा दूर रहो, थोड़ा मिलो थोड़ा दूर रहो, तभी जाके एक रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं। वो रोज वो गोंद की तरह चिपक के रहोगे तो रिलेशन टूट जाएगा, तो वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैं जो भी बात करता हूँ ना, मैंने पूरा अनुभव लिया है और इसको पूरा अपने, मैं हर चीज़ क्या करता हूँ अपने ऊपर ही अप्लाई करता हूँ। दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करता, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू में छेड़छाड़ नहीं करता। अगर दूसरों को मुझे पहले कोई प्रॉब्लम है ना तो मैं देखता हूँ कि क्या ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ होता तो क्या करता मैं, तब आपको रियलाइज होगा। तो हर चीज़ों को अपने ऊपर लेना सीखो। जब लोग कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता ना, तब मैं खुद भी देखता हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मुझे भी शायद वो ट्रस्ट नहीं आ पाता नई चीज़ों को लेके। लेकिन फिर मैं ये देखता हूँ कि जब मैं लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ वो 100% ट्रस्ट करे, तो फिर मुझे भी वो करना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से ही काम करता हूँ। और इन्वेस्टमेंट में क्या है कि नई नई गेम में आपको आता रहना पड़ेगा। अगर मान लो कि पहले हम 60 ओवर की मैच थी, टेस्ट मैच खेलते थे, उसके बाद 50 वनडे मैच आई, उसके बाद 2020 आई, तो हमें हर गेम के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट खेल रहे हो और फ्यूचर में मान लो कि 2020 का दौर आ गया और आप अभी भी टेस्ट में ही लगे रहे हो, तो वो बदलाव के साथ हमें बदलते रहना चाहिए। और मैं अपना अपग्रेडेशन, मैं अपने आप को 10 साल एडवांस रखता हूँ दुनिया से 10-15 साल एडवांस हूँ। आज की डेट में मैं जो काम कर रहा हूँ शायद दुनिया 15 साल बाद करेगी। तो इस पे ट्रस्ट रख के जो भी आएगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ 0% रिस्क पे करता हूँ। अगर मैं कल उठ के 25% से 30% पे भी ले गया ना CAGR, तो उसमें 1% का रिस्क नहीं होगा। तो 0% रिस्क पे 25%, 20-25% के CAGR से कंसिस्टेंसी से मेंटेन करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपन शांति से एक मीटिंग करेंगे, मैं आपको अपना पास डेटा दिखाऊंगा, मेरे इन्वेस्टरों के रेफरेंस दूंगा, और तसल्ली के बाद आइए। तो कोई 100% ट्रस्ट करके आता है जो बंदा, उसकी हम मदद करेंगे वेल्थ क्रिएशन में। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी के साथ आएगा तो उसके लिए हम हमारा या हमारे दूसरे जो इन्वेस्टर जो हमें फेथ करके आए उसका थोड़े नुकसान करेंगे। तो उसी वे में मैं चाहता हूं कि हमसे 50 फैमिलियों का ये काम ले। मैं चाहता हूं कि अगर कोई HNI इन्वेस्टर है, 2 करोड़ 5 करोड़ के पोर्टफोलियो है जिनके, तो वो हमारे साथ जुड़ जाए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कम ट्रैक डालो लेकिन लंबे ट्रैक डालो। मैं ज़्यादा ट्रैक डालने में मजा रखता ही नहीं माइंड। मुझे 50 फैमिली अगर 3-3, 4-4 करोड़ वाले पोर्टफोलियो मिल गए ना, तो मुझे उसके आगे एक्सपांड करना भी नहीं है। मैं उनके लिए अच्छे से, अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई मेरी एसेट कम है, वहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं एक प्रोविज़न कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ कि वहाँ उस पर ट्रस्ट करके आप भूल जाइए, आपको रिटर्न आएगा। धीरे धीरे आपको भी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, लेकिन लंबा ग्रोथ होगा उसी का जिसका 50 लाख 1 करोड़ का अगर जो होगा ना पोर्टफोलियो, उनको CAGR ऑफकोर्स ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली खाती है इस मार्केट में। 5 लाख के पोर्टफोलियो में आप विनर नहीं बन सकते, आपको धीरे धीरे पहले 50 लाख पे पहुंचना पड़ेगा, तभी तो मैं हर चीज़ें अंदर ले पाऊंगा, थोड़े स्टॉक्स भी ले पाऊंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, लोगों तक पहुंचाइए। ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है।
नितिन भाई क्या है कि हम लोगों की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत पॉजिटिव और अच्छा बना है। ज़्यादातर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि हम एज जो होते हैं, एक उम्र के लोग होते हैं, उनके शायद सोचने की वो एक ही डेवलपमेंट से गुजरे होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो इतना पॉजिटिव बना है। तो आप भी मेरी ओपन माइंडेड और पॉजिटिव इन्वेस्टर की टीम में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कीजिए 9998893739। और नितिन भाई का मैं थैंक्स कहूँगा आज आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। बहुत ज़रूरी था, ये टाइम ऐसा है कि यहाँ ये चीज़ें बनानी बहुत ज़रूरी है।